हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 31 अगस्त 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो 99 रुपीज़ का है और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये जो स्कीम है इसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो मिशन है वो ऑफर करता है अनबैंक पर्सन्स को, मतलब जो बैंकिंग सेवाओं से नहीं जुड़े हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और साथ में ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर भी करता है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस मिशन के बारे में। देखिए हाल में ही न्यूज़ में था, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया था। आपको पता है कि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को अनाउंस किया था एज अ नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन को देखें तो जो एम है ना नेशनल मिशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसमें यह है कि सारे हाउस होल्ड हो, जितने भी हाउस होल्ड है पूरी कंट्री में, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ के अंतर्गत लाया जाए, यानी उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ की सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो साधु जना परिपालना संघम से रिलेटेड है। हमें ये बताना है कि किस सोशल रिफॉर्मर ने इस संघम को स्टैब्लिश किया था या फॉर्म किया था। तो ऑप्शन इस प्रकार है, के.एस. नाम बोरीपद, पेरियार ई.वी. रामास्वामी, महात्मा अयनकली, महात्मा ज्योतिबा फूले। तो बताइए किसने इसको फॉर्म किया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसको फॉर्म किया था महात्मा अयनकली ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो सोशल रिफॉर्मर है ना महात्मा अयनकली, ये हाल में न्यूज़ में थे। क्यों? क्योंकि इनकी 157th बर्थ एनिवर्सरी थी और प्रधानमंत्री ने इनको ट्रिब्यूट किया था उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, इसलिए न्यूज़ में था। देखिए अयनकली जो थे ना वो केरला में पैदा हुए थे, ठीक है, और लीडर थे किसके, लोअर कास्ट और दलित के। उनके ही मेहनत से, उनके ही एफर्ट की वजह से जो दलित थे ना उनको फ्रीडम मिला कि वो रोड पे घूम सकते हैं, दलित के बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ सकते हैं। और साथ में इन्होंने इस संघम को भी फॉर्म किया जो कि काम करता था लोअर कास्ट के लिए, इसलिए जो ऑप्शन सी था वो करेक्ट था। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी इस महात्मा अयनकली सोशल रिफॉर्मर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स एरियाज़ के बारे में है। हमें ये बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी नॉट करेक्ट। यहाँ पे मेंशन है नॉट, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो एरियाज़ है वो एक तरह की नोडल एजेंसी है जो कि मदद करेगी इंटरैक्ट करने में, किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज़ के बीच में जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की हैं। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी नॉट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है ना वो इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो एरियाज़ था ना वो हाल में ही न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉन्च की एक वेबसाइट को, टेलीफोन डायरेक्टरी को, किसके लिए, एरिया के लिए। ये देखिए जो एरिया है ना वो एक तरह की स्टेट नोडल एजेंसी है, ना कि सेंट्रल से रिलेटेड है, तो इसीलिए जो स्टेटमेंट 1 था वो इनकरेक्ट था। इसके अंतर्गत होता है क्या है ना कि जितनी भी लोग हैं सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लर्न करते हैं, कैसे, एक्सपीरियंस के शेयरिंग बेसिस पे, और अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी शेयर करते हैं जिससे कि नॉलेज को एनहांस किया जा सके। इसके रिगार्डिंग ज़्यादातर किसके ऊपर फोकस किया गया, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर फोकस किया गया और स्कीम और प्रोग्राम के ऊपर, मतलब नॉलेज शेयरिंग का यूज़ किया जाएगा इसमें। आपस में एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे जिससे कि चीज़ों को और बेटर वे में प्रेजेंट किया जा सके, एनहांस किया जा सके।
फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं ना न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के, वो पार्टन होते हैं एसोसिएशन के, और जो सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है इसका एरिया का। तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट था वो भी इनकरेक्ट था। एरिया जो है वो रजिस्टर्ड है किसके अंतर्गत? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एरियाज के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के पिलर्स के बारे में है। नीचे कुछ पिलर्स मेंशन है, हमें ये बताना है कि ये जो पिलर्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं कि नहीं है। तो आइए पिलर्स को देख लेते हैं। पहला है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, तीसरा है पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो बताइए कौन कौन से पिलर इंक्लूडेड हैं इस मिशन में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के जो तीनों पिलर है ना वो इंक्लूडेड है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के ना कुछ 6 पिलर मेंशन है। तो आइए वो 6 पिलर को देख लेते हैं। पहला यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, मतलब ब्रांच और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट से बैंक की सर्विसेज को एक्सेस किया जाएगा। दूसरा है कि बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब 10,000 रुपीज़ की आपको ओवरड्राफ्ट मिलेगी हर एक हाउस होल्ड को। तीसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, प्रमोटिंग सेविंग्स यूज़ ऑफ एटीएम्स, मतलब सेविंग को प्रमोट करना है, एटीएम्स को कैसे यूज़ करेंगे, क्रेडिट फैसिलिटीज़ को कैसे अवेल कर सकते हैं, इंश्योरेंस और पेंशन को कैसे अवेल कर सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज के लिए। फर्दर है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड। क्रेडिट गारंटी फंड का मतलब है कि बैंक्स को प्रोवाइड किया जाएगा कुछ भी गारंटी डिफ़ॉल्ट के अगेंस्ट। ठीक है। इंश्योरेंस की बात कर ले तो इंश्योरेंस कितना है? 1,00,000 रुपये का इंश्योरेंस है और लाइफ कवर है 30,000 रुपये का, जो भी अकाउंट 15 अगस्त 2014 से लेके 31 जनवरी 2015 के बीच में खोले गए हैं। और पेंशन स्कीम है किसके लिए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस मिशन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसमें 2 स्टेटमेंट मेंशन की गई है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख ले और हमें पता करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो सेस होता है वो डायरेक्ट कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है और उसको स्पेंड तभी किया उसको स्पेंड सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही किया जा सकता है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो सेस होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे इम्पोज किया जा सकता है। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो सेस होता है ना वो टैक्स ओवर टैक्स होता है। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 1,000 रुपये इनकम है, ठीक है, और 1,000 रुपये में आपका जो इनकम टैक्स लगता है वो 10% है, तो आपकी इनकम टैक्स कितना हो गया? आपका 100 रुपीज़ हो गया। अब जो ये सेस है ना वो इस 100 रुपीज़ के ऊपर लगेगा, ना कि आपकी इनकम के ऊपर लगेगा, यानी इस टैक्स के ऊपर लगेगा। मान लीजिए 10% आपका सेस है, तो जो 10 रुपीज़ होगा वो सेस हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो 10% किसके ऊपर लगेगा? 100 रुपीज़ के ऊपर। तो ये हो गया सेस, यानी टैक्स ओवर टैक्स है, ना कि टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगता है ये। तो ये हो गया सेस के बारे में। देखिए जो सेस होता है ना वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे लीव किया जा सकता है, ठीक है। और जितना भी कलेक्शन होता है ना सेस के थ्रू वो कहाँ जाता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब आज ये डिफरेंस जान लेते हैं, टैक्स और सेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए जो टैक्स होता है ना, देखिए जो टैक्स है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और किसी के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया तो वो स्टेट को भी दे सकती है और यूनियन टेरिटरी को भी दे सकती है। और इस टैक्स की जो इनकम को है ना वो किसी भी पर्पस के लिए खर्च कर सकती है। लेकिन सेस के केस में ऐसा नहीं होता है। सेस के केस में आपको क्या होता है कि जो सेस है ना वो स्पेसिफिक पर्पस को मीट करने के लिए ही खर्च किया जाता है, और जो सेस के थ्रू पैसा कलेक्ट होता है ना वो स्टेट के बीच में शेयर नहीं किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप बाहर गए होंगे तो आपने रिसिप्ट में देखा होगा स्वच्छ भारत सेस या कृषि कल्याण सेस, पहले इनकम टैक्स पे लगता था एजुकेशनल सेस। देखिए मैं आपको रिसिप्ट में भी दिखा देता हूँ ये कैसे मेंशन होता है। ये बहुत छोटा सा अमाउंट होता है जो कि टैक्स पे लगता है, ना कि टैक्सेबल इनकम पे। ये देखिए रिसिप्ट है, रिसिप्ट में देखिए 250 रुपये का अमाउंट है, उसके ऊपर वैट लगा है, वैल्यू एडेड टैक्स इसको कहते हैं, उसके बाद सर्विस टैक्स, उसके बाद सरचार्ज। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो स्वच्छ भारत सेस कितना? 50 पैसे, कृषि कल्याण सेस 50 पैसे। तो ये बहुत छोटी अमाउंट होती है, मतलब जो टैक्स का परसेंटेज होता है बहुत कम होता है, क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ को मीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इस पैसे से क्या होगा?
स्वच्छ भारत में इसको खर्च किया जाएगा, इस पैसे को कृषि कल्याण में खर्च किया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सेस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो स्लीपिंग सिकनेस के बारे में हमें ये बताना है जो ये डिजीज़ है वो किसके द्वारा कॉज की जाती है। आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है एक्सेसिव स्ट्रेस एंड इंसोमेनिया की वजह से। ऑप्शन बी कहता है रिलेशनशिप फेलियर एंड मेंटल इलनेस की वजह से। ऑप्शन सी कहता है इन्फेक्शन विद पैरासाइट। ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दी अबव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग स्लीपिंग सिकनेस। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही न्यूज़ में था, क्योंकि टोगो जो था ना वो पहला कंट्री बन गया अफ्रीका में जिसने एलिमिनेट कर दिया किसको, ट्राइपेनोसोमियासिस को, जिसका मतलब होता है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ को, जो कि कॉज किया जाता है किसकी वजह से, पैरासाइट की वजह से। एक सीसी नाम की मक्खी होती है, वो काट लेती है तो स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी हो जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में है। हमें ये बताना है ये जो कमेटी है वो किस एक्ट के अंतर्गत गठित की गई है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि पहला ऑप्शन है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑप्शन बी जो है द प्लांट फ्रूट्स एंड सीड्स रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट्स इन इंडिया ऑर्डर 1989। ऑप्शन सी द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी इन फार्मर्स राइट एक्ट 2001। ऑप्शन डी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो बताइए किस एक्ट के अंतर्गत इस कमेटी का गठन हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए जान लेते हैं इस कमेटी के बारे में। देखिए जो इंडिया की एपेक्स बायोटेक रेगुलेटरी कमेटी है ना, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो फंक्शन करती है स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह, किस एक्ट के अंतर्गत, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उसका जो नाम है वो चेंज करके क्या हो गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो इसका नाम चेंज करके अब ये कर दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। फर्दर इन्फॉर्मेशन को आइए देख लेते हैं। देखिए जो GEAC है ना, उसके फंक्शंस जो है वो प्रिस्क्राइब हैं किसमें, रूल्स 1989 में। अब ये कमेटी करती क्या है, ये अप्रेजल कमेटी उन एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करती है जहाँ पे लार्ज स्केल यूज़ हो रहा है किसका, हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और रिकम्बिनेंट्स का। इन सारे का यूज़ कहाँ किया जाता है, रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन में, एनवायरमेंटल एंगल से इसको देखा जाए तो। ठीक है, अगर ये इस कमेटी की बात करें या इस कमेटी से ऑथराइज किसी पर्सन की बात करें, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो पिनोटिव एक्शन ले सकता है। किस एक्ट के अंतर्गत, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। जो देखिए GEAC है ना, उसको चेयर किया जाता है स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, कहाँ का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, जो कि को चेयर किया जाता है किसके, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी GEAC के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो BT ब्रिंजल के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो GM ब्रिंजल है ना, उसमें ऐसा जीन है जो कि अलाउ करता है प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन के लिए और हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो GM ब्रिंजल है उसमें जो जीन है वो किसका है, सॉइल बैक्टीरियम का है, जो प्लांट को ऐसी प्रॉपर्टी देता है जिससे कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट से। जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो GM ब्रिंजल है वो डेवलप किया गया किसके द्वारा, IARI के द्वारा और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तीसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं GM ब्रिंजल के बारे में। देखिए जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है ना किसी भी क्रॉप या प्लांट का, वो किया ही क्यों जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि किसी भी प्लांट या किसी भी फ्रूट को किसी पेस्ट या इंसेक्ट के अटैक से रेजिस्टिव बनाया जा सके। मतलब उसके जीन को ऐसा मॉडिफाई कर दिया जाए कि चाह के भी कोई बैक्टीरिया, कोई भी पेस्ट या कोई भी इंसेक्ट उस पर्टिकुलर क्रॉप को अफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो इसी तरह ब्रिंजल में भी किया जाएगा। ब्रिंजल में क्या किया जाएगा, जो आपका सॉइल बैक्टीरियम बैसिलिस थुरेंजिसिस है ना, इससे एक क्रिस्टल प्रोटीन जीन निकाला जाएगा और वो ऐड कर दिया जाएगा इस ब्रिंजल के जीनोम में, जिससे कि ये रेजिस्टिव हो जाएगा किसी इंसेक्ट या पेस्ट को लेके। ठीक है, आइए फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं GM ब्रिंजल के बारे में। देखिए इसमें होगा क्या, देखिए जब BT ब्रिंजल है ना, उसको जब जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाएगा तो वो रेजिस्टिव हो जाएगी किसके खिलाफ,
लेपिडोप्टेरम इंसेक्ट्स के खिलाफ और ल्यूसिनॉइड्स ऑर्बिनैलिसिस के खिलाफ। तो इसीलिए इसको मॉडिफाई किया जा रहा है कि ये सारे इंसेक्ट्स के खिलाफ ये रेजिस्टिव हो जाए और चाह के भी ये जो ब्रिंजल की खेती है वो बर्बाद ना हो। देखिए इसको डेवलप किसने किया है, देखिए महको नाम की एक कंपनी है, इंडियन सीड कंपनी है, जो कि बेस कहाँ पे, जालना महाराष्ट्र में। उसने बीटी ब्रिंजल को डेवलप किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बीटी ब्रिंजल के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है ना, वो ये कहता है कि कौन सा ऐसा इंडियन बैंक है जिसने इंट्रोड्यूस किया है सैटेलाइट डेटा इमेजेस को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से, जिससे कि कस्टमर की जो फार्म सेक्टर में बिलोंगिंग है ना, उसकी क्रेडिट वर्थिनेस को एसेस किया जा सके। तो बताइए किस बैंक ने ऐसा किया है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, ICICI ने इसको किया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए ICICI जो है ना, पहला इंडियन बैंक बन गया है जो सैटेलाइट डेटा को यूज़ करेगा फार्म क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। इसमें करेगा क्या, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं ना, जो अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे जो सैटेलाइट डेटा से जो इमेजेस ली जाती हैं, उस इमेजेस का यूज़ करके ना बैंक ये पता करेगा कि जो फार्म सेक्टर के लोग हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है, मतलब उनके लैंड एरिया के हिसाब से उनको कितना क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सकता है या बेसिक फैसिलिटीज़। तो इसमें क्या क्या वो चीज़ कंसीडर करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए इसके ऊपर क्या कौन कौन से पैरामीटर, लैंड कितना बड़ा है, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है, क्रॉप पैटर्न कैसा यूज़ कर सकते हैं वो वहाँ पे, मतलब जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे क्रॉप पैटर्न कौन कौन सा यूज़ किया जा सकता है या ग्रो किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को लेके एक लास्ट मतलब डिसीजन लिया जाएगा कि इस कस्टमर को लोन देना है या नहीं देना है, या देना भी है तो कितना देना है कि वो वापस रिटर्न कर सके पॉसिबल टाइम में, जिससे कि NPA को कंट्रोल किया जा सके। इससे क्या होगा ना कि डिसीजन लेना आसान हो जाएगा बैंक के लिए। बैंक को जाके वहाँ पे मतलब एक तरह का ये वर्चुअल असेसमेंट हो जाएगा, फिजिकल असेसमेंट नहीं करना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। वर्चुअल असेसमेंट से क्या हो जाएगा, लैंडिंग को फास्टर बनाया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट मेंशन है, आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो पिगोवियन टैक्स होता है ना, वो इंसेंटिवाइज करता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को कम करने में। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो सेंट टैक्स होता है वो लीव किया जाता है स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज पे खरीदारी के दौरान या खरीदारी के समय। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आइए सबसे पहले स्टेटमेंट 2 के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जो सेंट टैक्स होता है ना, वो लीव किया जाता है किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, खरीदारी के समय जब आप उसको खरीदते हैं तब। देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सिन का मतलब होता है बुराई। तो ये किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, बुरी चीज़ों के ऊपर, जो कि सोसाइटी के परसेप्शन के हिसाब से बुरी हैं या इम्पैक्ट करती हैं सोसाइटी को, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल और गैम्बलिंग वेंचर्स। देखिए सिन टैक्स जो होता है ना, उस टैक्स को इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस मतलब उसका जो टैक्स परसेंटेज होता है वो इतना हाई होता है जिससे कि पीपल डिटर करें, मतलब डरें, वो इतना कॉस्टली रहे कि लोग उसको खरीद ना पाए या वो उनकी रीच से बाहर हो जाए। क्योंकि ये भाई ये सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है, तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कोई इसको यूज़ करे। लेकिन साथ ही साथ जो होता क्या है कि इस हाई टैक्स को इम्प्लीमेंट करने का फ़ायदा भी है गवर्नमेंट पास, क्योंकि एक बहुत बढ़िया रेवेन्यू कलेक्शन होता है गवर्नमेंट्स का इसके थ्रू। जो स्टेटमेंट 1 को देखें तो जो सेंट टैक्स होता है ना, वो एक तरह का कौन सा टैक्स है, पिगोवियन टैक्स है। पिगोवियन टैक्स क्या होता है, जो कंपनीज के ऊपर लीव किया जाता है जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को क्रिएट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी आप अच्छा काम करने भी जाओ ना तो बुरा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारी नीड है, तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं। जनरली बहुत और भी तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में आपको पता है मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिसिटी वो थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस की जाती है। थर्मल पावर प्लांट से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी तो मिल जाती है, लेकिन साथ में वो कार्बन एमिशन करते हैं, तो वो एक तरह से एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने से क्या होता है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी भी इफेक्टेड होती है। तो जो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर से ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है,
सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके ऊपर इस तरह का एक इसीलिए कार्बन टैक्स लगाती है। कार्बन टैक्स, अब आप कहोगे कि भाई उसकी क्या गलती है, वो तो भाई वो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करने से भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, और अब कार्बन उससे एमिशन हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसमें उस बेचारे की क्या गलती है। देखिए उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या होगा कि अगर हम कोई कार्बन टैक्स नहीं रखेंगे तो जो कंपनीज़ है ना वो अपने अंदर बिहेवियर चेंज नहीं लाएगी। बिहेवियर चेंज का मतलब क्या है, वो समय के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करेगी। उनको लगेगा ऐसे ही काम चल रहा है तो चलाओ, लेकिन जब हम कार्बन टैक्स का बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे ना तो उनको लगेगा यार टैक्स का बर्डन तो जीवन भर रहेगा। ऐसा करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने यहाँ। उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और साथ में जो हमारा कार्बन एमिशन है वो भी कम हो जाएगा। तो एमिशन के हिसाब से टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी बताया ना कि बहुत सारे इकोनॉमिक्स आर्ग्यू करते हैं इसके ऊपर। कैसे? क्योंकि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है ना वो सोसाइटी के द्वारा बॉर्न किया जाता है, ना कि प्रोड्यूसर के द्वारा, इसलिए कार्बन एमिशन टैक्स लगाया जाता है उसके ऊपर। इसी तरह आप देखोगे टैक्स ऑन प्लास्टिक बैग भी लगाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक बैग भी एनवायरनमेंट के लिए नुकसान है। एनवायरनमेंट को नुकसान करेगा तो अल्टीमेटली सोसाइटी को नुकसान करेगा, तो इसलिए प्रोड्यूसर के ऊपर, प्लास्टिक बैग्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। तो ये जो टैक्स लगते हैं ना, इन टैक्स को हम क्या कहते हैं, पिगोवियन टैक्स कहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सेंट टैक्स और पिगोवियन टैक्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, टैक्स से मुझे एक बात याद आई, अभी मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस में आपको डिस्कस किया था सेस और टैक्स के बारे में। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि आप मुझे डिफरेंस बताएंगे सेस के बीच, सेस और सरचार्ज के बीच में, सेस और सरचार्ज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करिएगा। Okay, we have reached to the end, and if you found it knowledgeful, please hit the like button and subscribe to our channel. Thanks a lot for your support. If you found it, one thing more, if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.